मुंसिफ न्यूज को पेश कर रहे हैं रूप मंत्रा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आदाब, मुंसिफ न्यूज लाइव में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी केरला और तमिलनाडु का दौरा। कोच्चि में अवामी जलसे से खिताब। कई तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। दिल्ली के विज्ञान भवन में जल महोत्सव 2026 तकरीब का इनेकाद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने की शिरकत। पानी के तहफ्फुज पर दिया जोर। लोकसभा में राहुल गांधी का इल्जाम। कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार अपोजिशन लीडर को बोलने नहीं दिया गया। उत्तराखंड असेंबली इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान का असेंबली के बाहर एहतजाज। अवामी मसाइल को नजरअंदाज करने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। एयर इंडिया ग्रुप मगरबी एशिया के लिए 58 परवाजें चलाएगा। खित्ते में कशीदगी के बावजूद परवाजें जारी रखने का मंसूबा। चलिए खबरों की तफसील से शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज केरला और तमिलनाडु के दौरे पर हैं, जहां वो 2 दिनों दोनों रियासतों में मजमूई तौर पर तकरीबन 16,450 करोड़ रुपए मालियत की मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इन मंसूबों का ताल्लुक सड़क, रेलवे, पेट्रोलियम और दही राब्तेकारी से है और उनके जरिए बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। वजीर आजम अपने दौरे का आगाज केरला के शहर एरोलोकम से किया है, जहां वो हजारों करोड़ रुपए के मंसूबे का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। उसके बाद वजीर आजम मोदी ने जलसे से खिताब किया। इस दौरे की सबसे बड़ी पहल भारत पेट्रोलियम का खुलना है, कायम होना है। पेट्रोलियम यूनिट है जिसमें तकरीबन 5,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हुकूमती दावों के मुताबिक इस यूनिट से प्लास्टिक, ऑटोमोबाइल और तिब्बी आलात को सनतों के खाम माल फराहम किया जाएगा। कडलिंडी मकलक्क नमस्कारम। आज हम सभी एक ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। अखिल केरला धीवरा सभा आज अपनी 50th एनिवर्सरी मना रही है। पिछले 50 ईयर्स से ये संगठन फिशरमैन समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर काम कर रहा है। 50 ईयर्स की इस यात्रा में आपका परिश्रम जुड़ा है। वहीं सदर द्रौपदी मुर्मू ने आज कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक्किद होने वाले जल महोत्सव 2026 में शिरकत की। यह प्रोग्राम जन महोत्सव पखवाड़ा के तहत मुनक्किद किया गया, जिनका मकसद पानी के तहफ्फुज और आईबी वसाइल के पायदार इस्तेमाल के बारे में आवाम में बेदारी पैदा करना है। तकरीब से खिताब करते हुए सदर द्रौपदी मुर्मू ने पानी को जिंदगी के लिए नहायत कीमती और नागुज़ीर वसीला करार दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में पानी के वसाइल के तहफ्फुज और मुअस्सिर इंतजामात के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। सदर ने इस बात पर जोर दिया कि हर शहरी को पानी के वसाइल से रोकने और उनके दुरुस्त इस्तेमाल को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि जब उन्होंने गुज़िश्ता मरतबा पार्लियामेंट में बुनियादी नौइयत के सवाल उठाए थे तो उन्हें कई बार बोलने से रोक दिया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्लियामेंट में अवामी मसाइल पर आज़ादाना तौर पर बहस होनी चाहिए। पार्लियामेंट में इजहार ख्याल करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अपोजिशन का काम हुकूमत से सवाल करना है, अवामी मसाइल को ईवान में उठाना है।
उनका कहना था कि अगर हम मसाइल पर बात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी हमें तो जमहूरी अमल मुतासिर होता है। Represents the whole country. Every time we get up to speak, we are stopped from speaking. Multiple times. In the last time I spoke, I raised fundamental questions about the compromises that has been made by our Prime Minister. I will start to speak. You be राहुल गांधी जी multiple times. Sir, multiple times. नहीं, you will be allowed to speak. No, you have mentioned you. बोलने दीजिए सर. He is yielding. You are answering. You are. Let me speak, sir. Multiple times I have been stopped from speaking. Just a few days ago, in a debate for the first time in Indian history, पहली बार हमारे इतिहास में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं बोलने दिया. Okay. नहीं सर, मैं खत्म नहीं किया. मैं खत्म नहीं किया सर. You will speak after the debate. आप रोक रहे मुझे. मैंने खत्म नहीं किया. मेरा नाम लिया गया है. ओके, आप आपका विषय बोल दिया है ना, आपने अपना विषय बोल दिया है. तो मल्टीपल टाइम मुझे रोका गया. हाउस वहीं आपको बताते चले कि उत्तराखंड असम्बली के बजट इजलास के दौरान अपोजिशन जमातों के अराकीन असम्बली के मुख्तलिफ मसाइल के खिलाफ असम्बली के बाहर एहतजाज किया। अपोजिशन अराकीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अवामी मसाइल को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया। एहतजाज करने वाले अराकीन असम्बली का कहना था कि रियासत में महंगाई, बेरोज़गारी और बुनियादी सहूलियात की कमी जैसे मसाइल संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं, मगर हुकूमत इन मसाइल के हल के लिए मुअस्सिर इक़दामात करने में नाकाम रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत अवामी मसाइल पर संजीदगी से तवज्जो दे और असम्बली के अंदर उन पर तफसीली बहस कराई जाए। मुजाहरे के दौरान अपोजिशन रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बजट इजलास के दौरान अवाम के मसाइल को उठाने का हमें मौका मिलना चाहिए। जी नहीं, देखिए केवल पोस्टर नहीं है, विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। 85% आबादी जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में वास करती है इस प्रदेश में, और जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है हमारे उत्तराखंड की, वो नॉन प्राइवेट लैंड पे, नजूल हो, आदि आदि जो भी उसका विवरण हो सकता है उस पर वास करती है। गरीब आदमी को क्या आपने इतना संपन्न बनाया है कि फ्री होल्ड रजिस्ट्री वो कर ले? उसके क्या अधिकार नहीं है? जब आपका मन चलता है आप अतिक्रमणकारी घोषित कर देते। लोग 70-80 साल से जो रह रहे हैं हमारे हल्द्वानी में, आवास विकास हो, सुभाष नगर हो, बमोरी हो, भगवानपुर हो, हमारा बनभूलपुरा हो, मजबूरन लोगों को कोर्ट जाना पड़ रहा है। देखिए, जो हमारे साथी विधायक सुमित हृदय जी ने कहा, ये वाकई में सत्य है। सरकार दिशाहीन है। एक और जो 4th क्लास कर्मचारी है जो शहरों में नजूल भूमि पे रहता है, नजूल भूमि नगर निगम के अंडर में नहीं आती, HRDA के अंडर में आती है, पर जब वो अपनी सेवाएं देके, सफाई कर्मचारी या 4th क्लास का जो भी कर्मचारी है, जब अपनी सेवाएं देके जब वो अब जो है सेवानिवृत्त होता है, तो उसका पैसा देने का भी काम ये सरकार रोक रही है। कारण उनको बताती है आप नजूल भूमि पे है, जबकि नजूल भूमि नगर निगम के अंडर में आती नहीं है, वो HRDA के अंडर में आती है। तो इस तरीके से लोगों को घाव देने का काम ये सरकार कर रही है। ये सरकार लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। चाहे स्वास्थ्य सेवा की बात हो, स्वास्थ्य सेवा की जगह ये नशा मुक्ति केंद्र खोलने की जो है, ये इन्होंने जो है कि ये फैशन चलाया है इस प्रदेश के अंदर, क्योंकि नशा चलाने वाले भी यही है, नशे को बढ़ावा देने वाले भी यही है। तो अब नशा मुक्ति केंद्र खोले जा रहे हैं, पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं देने का कार्य किया जा रहा है। आज जो हमारे जो गरीब गुरबा के जिनको पट्टे दिए गए, हम चाहते हैं कि उन्हें मालिकाना हक मिल सके। जब बड़े बड़े बिल्डरों को बड़े बड़ी जमीनें दी जा रही, कई 100 बीघे जमीन दी जा रही है, तो हमारे जो गरीब लोग पट्टेदार हैं उन्हें मालिकाना हक मिलना चाहिए। कल मैंने 58 में मेरा एक क्वेश्चन लगा था। हमारे यहाँ गुलाब सफी रांची इंटर कॉलेज, कन्या इंटर कॉलेज शुरू करते हैं। आज 2015 से क्लासें चल रही हैं। हमारा जो राजकीय कन्या इंटर कॉलेज वो प्राइमरी स्कूल में चल रहा है। प्राइमरी स्कूल के 300 बच्चे हैं और रांची
कन्या अंडर कॉलेज के 275 बच्चे, कुल 6 कमरे हैं। तो सरकार ने पिछली बार जब मैंने अपना ये बिल्डिंग बनाने का मुद्दा उठाया था तो सरकार ने कहा था कि बहुत जल्द हम धरातल पर काम शुरू कर देंगे। आज तक के उसका एस्टीमेट भी नहीं बना। तो हम सरकार से चाहते हैं कि हमारा कन्या अंडर कॉलेज की जो बिल्डिंग जल्दी बने। एक हमारा जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, जहां देखो कहीं हमारे पवित्र कुरान शरीफ के बारे में कोई कुछ भी बोल देता है, और कहीं कहीं हमारे लोग कोई नमाज पढ़ते को पीटा जाता है, और बहुत सी इस तरह की मुद्दे हैं जो आज अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। उसका कल मैंने विधानसभा में उठाया और अब हमने सरकार से मांग की कि सबके लिए कानून एक होना चाहिए। कोई किसी भी पवित्र के बारे में, गीता हो, कुरान शरीफ, किसी के बारे में कोई गलत टिप्पणी करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुल्क में जारी एलपीजी की किल्लत पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग की वजह से मुल्क में एलपीजी की किल्लत हो गई है। इसके लिए उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार करार दिया। साथ ही उन्होंने वजीर आजम के इसराइल दौरे को लेकर भी तशवीश का इजहार किया है। केजरीवाल ने कहा कि ईरान हमारा पुराना दोस्त था, मगर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईरान के साथ दोस्ती खत्म कर दी है। हमें यह समझना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है। ये हो रहा है क्योंकि इसराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, वहां से दुनिया का काफी ज्यादा तेल और गैस जो है उसका आवागमन होता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा किया हुआ है और ईरान ने कहा है कि जो उनके फ्रेंडली देश हैं केवल उन्हीं को वहां से अपनी शिप्स ले जाने लाने का अधिकार होगा। तो जैसे रशिया, चाइना, केवल उनके शिप्स को अलाउ किया जा रहा है। इंडिया ने सबसे बड़ी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे बड़ी गलती जो की है वो ये है, किसी भी युद्ध के अंदर जब हमारा कोई स्टेक ही नहीं है, हमें किसी भी का पक्ष का साथ नहीं देना चाहिए था, हमें न्यूट्रल लेना चाहिए था। नॉन अलाइंड पॉलिसी भारत की विदेश नीति पिछले 75 साल से चली आ रही थी, जिसको प्रधानमंत्री ने चंद दिनों के अंदर डिमोलिश कर दिया। वो जाके सीधे इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हो गए, ईरान के खिलाफ खड़े हो गए। युद्ध शुरू होने के एक दिन पहले उन्हें इजराइल जाने की क्या जरूरत थी? युद्ध शुरू होने के एक दिन पहले उन्होंने नेतान्याहू को झप्पी पाने की क्या जरूरत थी? ये करके उन्होंने पूरे देश को संकट के अंदर डाल दिया है। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये हमारी समझ के परे है। आज तक भारत ने कभी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर ना इस साइड का पक्ष लिया ना उस साइड का पक्ष लिया। इवन कोल्ड वॉर के जमाने में भी जब जो दो पोल्स होते थे दुनिया के, उस वक्त भी भारत जो है नॉन अलाइंड मूव। आपको बता दें कि मुल्क भर में कमर्शियल एलपीजी की किल्लत की वजह से कई शहरों में बड़े बड़े होटल्स बंद पड़े हैं। इसी तरह तेलंगाना में रमज़ान के दौरान तिजारती एलपीजी सिलेंडर की कमी के बाइस हैदराबाद के कई रेस्टोरेंट मालिकान ने तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि रमज़ान के महीने में खाने पीने की खिदमत फराहम करना उनके लिए पहले ही एक बड़ा चैलेंज है और सिलेंडर की कमी ने दोबारा कारोबार को मुतासिर कर दिया है। रेस्टोरेंट मालिकान के मुताबिक बाज़ औक़ात सिलेंडरों की सप्लाई ताख़ीर का शिकार हो जाती है, जिससे खाना तैयार करने और सार्फिन की खिदमत में मुश्किलात पेश आ रही है। उन्होंने हुकाम से दरख्वास्त की है कि रमज़ान के दौरान कमर्शियल सिलेंडरों की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि रोज़ेदारों के लिए खाने की सहूलियात मुतासिर न हों। गैस की मुश्किल हो रही है, गैस नहीं रहने की वजह से हम बराबर मुकम्मल तैयार नहीं कर सक रहे हैं। हम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं तैयार। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा काम हो हमारे करने, मगर हमारे गैस सप्लाई ज़रूरी है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से, तेलंगाना गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे को गैस की सप्लाई दीजिए आप, जो कि गैस की बहुत परेशानी हो रही है हमारे को। इलेक्ट्रिक का हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक का है हमारे कहने थोड़ा, और जो सो लकड़ी का तो काफ़ी अर्सा और आज छोड़ के अब आजकल के उस्ताद जो है पकवान करने वाले, वो लोगों को आजकल लकड़ी के पकवान में उतना तजुर्बा नहीं रहा। जैसा कि गैस के ऊपर होने के बाद में उन लोगों को लकड़ी का अंदाजा ख़त्म होगा, तो अब फिर सामने उनको ठहर के जो है ऐसा करो बोलना पड़ेगा। और एक लकड़ी के किचन जो है ज़रा मुश्किल है बनना, बहुत काफ़ी उसके लिए भट्टियाँ बनाना, वो बनाना, लोहे के जो रिंग्स होना, ऑर्डर देना, तो काफ़ी लंबा काम है वो। दूर इस टाइम रमज़ान में बहुत दूर दराज से लोग अपने अपने कामा छोड़ के स्पेशल नौकरी के लिए आते हैं कि हलीम पे, बिरयानी पे हम स्टाफ को एक्स्ट्रा लगाते हैं कि उनको रोज़गार हो। और साल के साल लोग पेटेंट रहते बगैर बोले, लोग अपने अपने गाँव से अपना काम काज ख़त्म करके यहाँ पर आके अपना काम करते हैं और उनके घरों पे खाना भी जाते हैं।
मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि कुछ उन लोगों का ख्याल रखे जो परेशान आ रहे। गैस की मुश्किल हो रही, गैस नहीं रहने की वजह से हम बराबर मुकम्मल। वहीं आपको बता दें कि मुल्क भर में रसोई गैस की किल्लत के खौफ से लोग गैस सर्विस सेंटर्स के बाहर कतारें बनाते नजर आ रहे हैं। शहरियों ने खदशा जाहिर किया है कि अगर सूरत हाल पर बरकरार रही तो घरेलू और तिजारती इस्तेमाल पर असर पड़ सकता है। कोलकाता में एलपीजी से डिस्ट्रीब्यूटर निराज मिश्रा ने बताया कि हमें तिजारती गैस की सप्लाई नहीं मिल रही है। उन्होंने बताया कि थोड़ी मुश्किल है लेकिन घरेलू गैस की कमी नहीं है। मसला बिल्किंग का है क्योंकि पहले की डिलीवरी के बाद एक नई बिल्किंग सिर्फ 25 दिन के बाद की जा सकती है। इस पर सार्फिन ने तशवीश का इजहार किया है। सार्फिन का कहना है कि कीमतों में इजाफा हुआ और फिर 25 दिन बाद गैस सप्लाई की जा रही है। कमर्शियल गैस का सप्लाई नहीं आ रहा है, कमर्शियल का थोड़ा सा मतलब दिक्कत है। बाकी जो है आपका ये डोमेस्टिक गैस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्लांट से 2 गाड़ी करके 3 गाड़ी करके डेली आ रहा है। बुकिंग करके थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक 25 दिन बाद बुकिंग हो रहा है। हाँ, अभी तो गैस का बहुत महंगा है, इतना महंगा है, हम लोग गैस कैसे चलाएंगे ये भी सोचना पड़ रहा है। खाने पीने के लिए भी सोचना पड़ रहा है क्योंकि गैस से सब कुछ है। गैस इतना महंगा चल रहा है, हम लोग खाने पीने में भी दिक्कत है, हर चीज़ में दिक्कत आ रही है। अब सरकार से इतना अर्जी है ताकि गैस भी कम करे। हम लोग के मिडिल क्लास भी नहीं, हम लोग एकदम नीचे क्लास का लोग हैं, तो हम लोग कैसे चलाएंगे। हम लोग ऐसे ही रोजी रहकर ऐसे खाना जितना कमाते उतना पूरा ही चले जाते। अब एक्स्ट्रा गैस का प्राइस ज़्यादा हो गया तो फिर कैसे चलाएंगे। वहीं आपको बताते चलें कि तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टालिन ने आज रियासत में मुताद्दिद अहम तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा है। इन मंसूबों का मकसद बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना और रोजगार के मौके फराहम करना और आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करना है। सरकारी ज़राए के मुताबिक इफ्तिताह किए गए मंसूबों में सड़कों की तोसी, शहरी बुनियादी ढांचे की बेहतरी, पानी पीने के पानी स्कीमें, सेहत और तालीम के शोबों से मुतालिक कई अहम मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर आला ने चेन्नई समेत मुख्तलिफ अजला में इन मंसूबों का इफ्तिताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। इस मौके पर खिताब करते हुए एम.के. स्टालिन ने कहा कि रियासती हुकूमत अवामी फलाह बहूद को तरजीह देते हुए तरक्याती कामों को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि इन मंसूबों की तकमील से लाखों लोगों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा और मकामी मईशत को भी तक़वियत मिलेगी। वहीं आपको बताते चलें कि छत्तीसगढ़ के नायब वजीर आला और वजीर दाखिला विजय शर्मा ने कहा कि नक्सली तहरीक और नक्सलियों के हथियार डालने के मामले जारी हैं। आज जुमला 108 नक्सलियों ने हथियार डाल दिया है, जिसमें टॉप लेवल के नक्सल तहरीक से वाबस्ता लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में नक्सली अज़म के खात्मे के लिए हुकूमत मुसलसल इक़दामात कर रही है और नक्सलियों के हथियार डालने के अमल को उन्होंने खुश आइंद करार दिया है। 108 नक्सलियों ने आज पुनर्वास किया है, मुख्य धारा में लौटे हैं और उनमें से डीबीसीएम लेवल के 6, सीवाईपीसीएम वो भी डीबीसीएम लेवल के होते हैं वो 3 और पीपीसीएम वो भी डीबीसीएम लेवल के होते हैं, ये 18 लोग हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर 3,95,00,000 के इनामी नक्सली हैं जो वापस आए हैं। इसमें 101 हथियार भी वापस आए हैं। AK-47 उसमें 6 है, इसमें इंसास 11 है। ऐसे अनेक और हथियार हैं जो वापस आए हैं। 101 हथियार वापस आए हैं। एक डंप भी रिकवर हुआ है जिसमें 3,60,00,000 रुपया और 1 किलो सोना मिला है। बस्तर को बस्तर के युवा संभाले। वहीं आपको बताते चलें कि महाराष्ट्र के मारूफ सियासी तज्जियाकार तहसीन पूनावाला ने कहा कि यकसा सिविल कोड को मुल्क भर में 100% निफाज करना ज़रूरी है। ताहम उन्होंने हुकूमत की नीयत पर सवाल उठाया। पूनावाला ने ख़ास तौर पर उत्तराखंड में कबायलियों की रियायत देने जाने पर मिसाल देते हुए कहा कि तमाम रियासतों में एक ही वक्त में इस कानून का निफाज किया जाना चाहिए। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर कोई जुज़वी तौर पर नाफिज किया गया तो ये माशरती यकसानियत के मकसद को मुतासिर करेगा। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो इस मामले में शफाफियत के साथ और सभी तबकात को शामिल करते हुए कानून को यकजा करें। 101 तक आना चाहिए यूसीसी, लेकिन ये सरकार लाएगी नहीं यूसीसी। आपको मैं प्रमाण देता हूं। अब ये सरकार एकदम चिल्लाती है हमने उत्तराखंड में लाया यूसीसी, उत्तराखंड में लाया यूसीसी। उत्तराखंड में ट्राइबल्स को बाहर रखा यूसीसी के। अच्छा, यूसीसी अगर आप पूरे मुल्क में लाना चाहते हो तो एक एक सूबे में क्यों ला रहे हो? पूरे मुल्क में एक टाइम लाओ, उसी का मतलब होता है यूसीसी। अच्छा, यूसीसी से भाजपा वाले क्या कहते हैं? मुसलमान की 4 बीवी है, 6 बीवी है, 8 बीवी है, मुसलमान के को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा आपसे सवाल है कि क्या गुजरात में मैत्री करार आप बंद करोगे?
गोवा के मुख्यमंत्री ने कैमरा पे कहा है, गोवा का एक कानून है कि अगर गोवा के हिंदू मर्द 30 साल की उम्र के बाद उनको लड़का नहीं होता, लड़की होती है, वो दूसरी शादी कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री ने उस कानून को जस्टिफाई किया, सावंत साहब ने। वो कानून आप निकालोगे? अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स निकालोगे? निकालिए ना, ये तो हिंदुओं के खिलाफ है। कीजिए भाई, मुसलमान को इसमें मत लाइए, आप यूसीसी लाइए और यूसीसी में सारे भारतीयों को शामिल करिए। ऐसा नहीं उत्तराखंड में कि एसडीएम नोट बना रहे कौन किसके साथ किसका अफेयर चल रहा है, ये यूसीसी नहीं है। यूसीसी तो मैं आपको बताते चलें कि मरकजी काबीना ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए इत्तलात नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मरकजी काबीना ने जिसकी सदारत वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की है, जल शक्ति की वजारत की तजवीज़ को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत जल जीवन मिशन के निफाज को दोबारा तरतीब देने से लेकर सर्विस डिलीवरी में जलन को फराहम की तरतीब दिया जाएगा। जल जीवन शक्ति की तंजीम को 9 के लिए शनाख्ती इत्तलात पर मरकजी को तवज्जो देने की ज़रूरत है। वह उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में आज 21 रमज़ान मुबारक को हज़रत अली की यौम शहादत के मौके पर शिया बिरादरी ने जुलूस निकाला। इस मौके पर पुराने शहर के मुख्तलिफ इमाम बाड़ों से ताबूत, गिलेम और इल्म के जुलूस बरामद हुए। ये जुलूस इज़्ज़ा और मातम के साथ रिवायती रास्तों से होते हुए पुराने लखनऊ के मुख्तलिफ इमाम बाड़ों से होते हुए गुजरेगा, जबकि मरकज़ी एजाज़ी और जुलूस अब्बास रुस्तम नगर और दीगर अहम इमाम बाड़ों में होते हुए इस मौके पर हज़ारों शिया अक़ीदतमंद मौजूद थे। फिरोजाबाद, जिसे अक्सर हिंदुस्तान का शीशे का शहर कहा जाता है, दुनिया भर में अपनी चूड़ियों और दस्तकारी से बने शीशे की अशिया के लिए मशहूर है, जो दुनिया भर में त्योहारों के मौसम को रोशन करती है। शहर के नाजुक शीशे की जेवरात, मोमबत्ती के अरासी टुकड़ों की ख़ास तौर पर मगरबी मार्केटों में ज़्यादा मांग है। ताहम ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी तनाज़ो के दरमियान फिरोज़ाबाद के शीशे और चूड़ियों की सनत को मुतासिर करने लगा है। सनतकारों ने कहा कि ई रिफ्यूलिंग की मामले हालिया हुकूमत कटौती कर तशवीश का बाइस है। हुकूमत ने कहा कि इससे सनत को बढ़ाने में अखराजात से निमटने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। मकामी सनतकारों ने कहा कि खलीजी खित्ते से जहाज़ रानी होते हुए रास्तों में रुकावटें में गैर यकीनी तौर पर सूरत हाल में इजाफा हुआ है। वहीं शिव प्रताप शुक्ला ने आज तेलंगाना के नए गवर्नर के तौर पर हलफ लिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ए.के. सिंह ने लोक भवन में नए गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला को हलफ दिलाया। 1 अप्रैल 1952 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के रद्रुपुर गांव में पैदा होने वाले शिव प्रताप शुक्ला 4 बार एमएलए, यूपी के वजीर, राज्यसभा मेंबर और मरकजी वजीर रह चुके हैं। शिव प्रताप शुक्ला जो अब तक हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे, उनको तेलंगाना का गवर्नर मुकर्रर किया है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, कानून साज असेंबली स्पीकर गुडम प्रसाद लोग मौजूद थे। वहीं आपको बताते चलें कि तेलंगाना असेंबली के स्पीकर कुडम प्रसाद कुमार ने आज एक अहम फैसला लिया है, जिसमें बीआरएस एमएलएज और दूसरे के खिलाफ जो दरख्वास्त दी गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। इंतखाबात जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस में वो लोग शामिल हो गए थे। स्पीकर ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी की तब्दीली का कोई खातिर ख्वाह सबूत नहीं, जिसके साथ उन्होंने अपनी रुकनीत बरकरार रखी। इस तरह स्पीकर ने खैरताबाद के एमएलए और दूसरे विधानसभा के जो एमएलए हैं उनके खिलाफ दायर नाअहली की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है। फिलहाल मुंसिफ न्यूज़ लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़।